नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम खबरों का अपडेट देते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। सुगंधा सचदेव है रिलीगियर ब्रोकिंग से, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। और आगे एग्री एक्सपर्ट जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एग्री मार्केट की, दिनेश सोमानी जी हमारे साथ होंगे। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। आप लोगों के पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो आज एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। रूस यूक्रेन संकट और महंगाई से यहां पर कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। चांदी की बात करें तो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अभी है, उस वजह से यहां पर सेफ हेवन बाइंग अभी भी चांदी में बरकरार है। क्रूड की बात करें तो रूस कजाकिस्तान से एक्सपोर्ट जो सीपीसी पाइपलाइन है वो बाधित होने से यहाँ एक्सपोर्ट पर काफ़ी दिक्कतें हो गई है। और रूस के विदेश मंत्री का ये बयान है कि ये पाइपलाइन से सप्लाई अगले 2 महीने तक बाधित रह सकती है। तो ये ग्लोबल सप्लाई पर बड़ा असर हो सकता है। क्या कुछ इस पर कितना असर होगा, आगे इसकी एनालिसिस करेंगे और एक्सपर्ट की भी राय जानने की कोशिश करेंगे। नेचुरल गैस की बात करें तो ठंड अभी 2 हफ्ते और रहने का अनुमान है, जिससे कीमतों को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। वहीं कॉपर, रूस यूक्रेन युद्ध से सप्लाई की चिंता बनी हुई है। जिंक ट्रांसपोर्ट की पाबंदियों से सप्लाई की दिक्कतें हैं। निकेल की भी सप्लाई को लेकर चिंता है। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेनता, जहां प्लांटेशन कम होने की उम्मीद है, जो भी एस्टिमेट्स नए आ रहे हैं उसके हिसाब से किसान पानी की दिक्कतों की वजह से प्लांटेशन कम कर रहे हैं। कॉटन लगातार तेजी है, आइस पर 11 साल की ऊंचाई पर है। एमसीएक्स पर कल हमने रिकॉर्ड स्तर भी देखे। मजबूत मांग है, कम सप्लाई है, उससे कीमतों में तेजी है। आज एक रेंज में हल्की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। हल्दी आवक बढ़ने और एक्सपोर्ट नॉर्मल है, एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ रही है, उससे आज मसालों में सबसे ज्यादा दबाव यहीं पे दिख रहा है। जीरा आज अच्छी तेजी फिर से दिख रही है। कम बुआई, घरेलू डिमांड बढ़ने से तेजी है। 22,000 के बेहद करीब पहुंच गया है जीरा का वायदा एनसीडीएक्स पर। धनिया, शीतलहर जो नॉर्थ इंडिया में आई थी जनवरी के महीने में, उससे लग रहा है कि उत्पादन पर का असर दिखेगा और उत्पादन कम रहने का अनुमान है। कैस्टर, अब जो नया अनुमान आया है वो पुराने उत्पादन अनुमान से भी कम है। करीब 13 लाख टन उत्पादन का अनुमान कैस्टर का नया अनुमान आया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड खबरों की और उसका कमोडिटी मार्केट पर क्या असर हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 1 महीने पूरे हो चुके हैं और कमोडिटी मार्केट के अगर रिटर्न की बात करें तो ब्रेंट क्रूड 26% करीब चल चुका है पिछले 1 महीने में। नेचुरल गैस 14% तक की तेजी पिछले 1 महीने में आ चुकी है। बाकी कमोडिटी की अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड करीब करीब 2% की तेजी दिखा चुका है, चांदी 4% की। यानी जो रूस यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रही है उससे सभी कमोडिटी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब सुगंधा जी, क्या लग रहा है और कितनी तेजी कमोडिटी मार्केट में आपको यहां से दिख रही है? नॉन एग्री मार्केट में जिस तरह की वन वे रैली हमने कई सारे कमोडिटीज में देखे हैं, खास करके बेस मेटल्स में, क्रूड में हो, क्या आपको लग रहा है यहां से और भी तेजी कंटिन्यू होगी या अब धीरे धीरे इन लेवल्स पे डिमांड नहीं टिकने वाली है? नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। इवन दो अभी भी मार्केट में, इवन दो टेंशन कुछ हद तक ईज हुई है, बट अभी भी प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं कि रशिया पे और सैंक्शंस लग सकती हैं। ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमने रिन्यूड रैली आते हुए देखी। पिछले कुछ दिनों में रैली कम हो गई थी, बट दोबारा से लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। बट मुझे लगता है अभी रैली इन सस्टेनेबल लेवल्स पे नहीं है, यहाँ से कुछ करेक्शंस देखने को मिल सकती है। नियर टर्म आउटलुक जरूर पॉजिटिव रहेगा, पर ये वॉर डेफिनेटली सबसाइड हो जाएगी और उसके बाद एक मैसिव करेक्शन भी देखने को मिल सकती है प्राइसेस में। सो नियर टर्म में अभी आउटलुक बुलिश है, बट मीडियम टर्म में मुझे लगता है प्राइसेस सर्टेनली कूल ऑफ होंगे फ्रॉम द हायर लेवल्स। ओके, तो ये व्यू है इनका। भाविक, आपको क्या लग रहा है जो 1 महीने से जिस तरह से दाम बढ़े हैं कमोडिटी कीमतों को, आपको क्या लग रहा है आगे और भी दाम बढ़ेंगे या इन स्तरों पर आपको लग रहा है कि डिमांड अब ज्यादा नहीं टिक पाएगी और भाव अब यहां से नीचे आएंगे? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट नियर टर्म हाँ आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, पर अगर मीडियम टर्म देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सस्टेन हो पाएंगे, क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर है वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट 3 या 4 महीने चलेगी। और ये जो रिस्क ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गए हैं ये प्राइसेस में, यहाँ से डिमांड सस्टेन करना थोड़ा और डिफिकल्ट रहेगा। मुझे लग रहा है कि
एटलीस्ट आगे जाके प्रेशियस मेटल में ज़रूर तेज़ी रहेगी ये फेड के रेट हाइक की वजह से। बाकी अगर बेस मेटल्स और एनर्जी पैक में मुझे लग रहा है कि हाँ, शॉर्ट टर्म प्राइसेस अपसाइड रहेंगे, पर उसके बाद थोड़ा बहुत कूल डाउन होना चाहिए। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 15 से 20 दिन के बाद वापस हमें थोड़ी बहुत कूल डाउन दिखने को मिलेगी प्राइसेस में। 15 से 20 दिन में लग रहा है कि कुछ राहत मिल सकती है, यहाँ से कमोडिटी कीमतें कम हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं वायदा बाजार की। सबसे पहले बात कच्चे तेल की, जहां कल शाम के सत्र में जबरदस्त तेजी दिखी थी, 5 से 6% की तेजी दिखी, लेकिन आज एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है और लेकिन निगेटिव टेरिटरी में है बाजार। सुगंधा जी, क्या करना चाहिए आज कच्चे तेल में? ट्रेडर्स को आप क्या सलाह दे रही हैं? कच्चे तेल में अगर हम देखें तो $95 बैरल WTI क्रूड के लिए एक अच्छा फ्लोर एरिया की तरह एक्ट कर रहा है। हमने रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है। 3 मेजर फैक्टर्स रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा टाइट है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बट इसके साथ साथ और ज्यादा टाइटनेस आ रही है मार्केट में बिकॉज यूएस की इन्वेंट्रीज में भी हमने लास्ट वीक एक डिक्लाइन आते हुए देखा है। इसके साथ साथ एक मेजर एक्सपोर्ट टर्मिनल पे बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सीपीसी पाइपलाइन की वजह से कजाकिस्तान का ऑयल काफी ज्यादा मार्केट में नहीं आ पा रहा है। इट इज एस्टिमेटेड कि 1.2 मिलियन बैरल पर डे तक की सप्लाई और ज्यादा हर्ट हो रही है एंड दिस माइट कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्राइसेस को ऑन द हायर इंक्लाइन ड्राइव कर रहा है। थर्ड मेजर फैक्टर अगर देखें तो काफी ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं कि फर्दर सैंक्शंस लग सकती हैं रशिया पे। These sanctions would majorly be targeted on Russian energy exports, largely नेशनल गैस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर लग सकती हैं फर्दर सैंक्शंस। सो ये भी एक फैक्टर है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को काफी हद तक ड्राइव कर रहा है। बट मुझे लगता है प्राइसेस यहाँ से स्लाइटली कूल ऑफ होंगे, थोड़ा सा वेट करें और डिप्स पे ही बाइंग करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 8580। बाइंग के एडवाइस होगी। स्टॉप्स रहेंगे 8450 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 8850। हैविंग सेड 8800 to 8850 एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। मुझे नहीं लगता अभी नियर टर्म में प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन कर पाएंगे बिकॉज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्राइसेस को हाई लेवल पे कैप कर रहा है, दैट इज द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड केसेस इन चाइना, जिससे कंजम्पशन काफी हद तक हर्ट हो सकती है। तो ये फैक्टर मुझे लगता है हाई लेवल पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कैप करेगा। सो अभी वॉलेटाइल रहेंगे प्राइसेस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें। बट यस, अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए। डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है आपको। 8580 के लेवल पे खरीदना है, स्टॉप लॉस लगा ले 8450 का, टारगेट जो रखना है वो है 8850 रुपए का। चलिए अब भाविक आप बताइए करेंट लेवल पे क्या कोई ट्रेड बन रहा है क्या क्रूड में, या आप भी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे क्रूड में? जी, कल के इतनी मैसिव रैली के बाद आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा शायद थोड़ा बहुत अगर प्राइसेस रिट्रेस होता है तो वहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग करने के लिए। तो मैं ऑप्शन का रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पे 8800 का 14 अप्रैल का जो कॉल है जो अराउंड 740 चल रहा है, तो वो 700 के करीब आता है, तो 600 के स्टॉप लॉस से मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा। इंट्राडे टारगेट रहेगा 900 का, तो आई वुड बी रिकमेंडिंग 8800 का कॉल ऑप्शन के साथ, क्योंकि जिस तरह के माहौल है ऐसे में आपको ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कॉस्टिंग के हिसाब से भी और रिस्क के हिसाब से भी। अब भाविक आपने एक नेचुरल गैस पर ऑप्शन कॉल दी है, किस स्ट्राइक पर क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं, कॉल या पुट? जी, मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है। हालांकि अगर हम देखें तो वेदर आउटलुक थोड़ा 15 दिन के पॉजिटिव है, पर आज शायद जो बाइडन आ रहा है यूरोप में, तो शायद नेचुरल गैस पे सैंक्शन भी हो सकते हैं। और ओवरऑल भी अगर देखें तो आगे जाके भी डिमांड आई थिंक कम ही रहेगी, तो मुझे नहीं लग रहा कि 410 के ऊपर ज़्यादा सस्टेन हो पाएंगे प्राइसेस। तो आज शायद थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है। तो मेरा पुट में 390 का जो पुट है वो मैं रिकमेंडेड करूंगा। अभी 2.80 के करीब चल रहा है, तो 1 रुपये के स्टॉप लॉस से वो बाय कर सकते हैं। इंट्राडे टारगेट रहेगा 6 रुपीज़ का। के स्ट्राइक की पी आपको खरीदनी है, जो 24 मार्च की जिसकी एक्सपायरी है वो खरीदना है, 4 रुपए के आसपास खरीदना है। इसका टारगेट 8 है, स्टॉप लॉस यहाँ पर 2 लगा ले। चलिए अब बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की। सुगंधा जी, बुलियन मार्केट में आज क्या करना चाहिए? एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है, यहाँ से कोई ट्रेड बन रहा है, आप क्या सलाह देंगे? मुझे लगता है अभी प्राइसेस कुछ टिप्स ले सकते हैं। हमने कल के सेशन में एक मैसिव रैली आते हुए देखी है। इवन दो फेड ने इंडिकेट किया है कि एग्रेसिव पेस ऑफ रेट हाइक हो सकता है, बट स्टिल हमने एक बुलियन प्राइसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए, बिकॉज जो रशिया पे फर्दर सैंक्शंस लग सकते हैं एक मेजर कारण है जिसकी वजह से हमने बुलियन की सेफ हेवन डिमांड को दोबारा से इग्नाइट होते हुए देखा। बट मुझे लगता है अभी प्राइसेस 51,950 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो तो थोड़ा सा टिप मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं सेलिंग की एडवाइस दूंगी गोल्ड में एट लेवल्स ऑफ अराउंड 51,950, स्टॉप्स रहेंगे 52,200 और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 51,550। हैविंग सेड लोअर लेवल्स पे 51,550 पे दोबारा से बाइंग की जा सकती है, ट्रेंड अभी पॉजिटिव ही रहेगा। जब तक 51,000 का लेवल होल्ड कर रहा है दोबारा से बाइंग की जा सकती है। तो मेरी दो कॉल्स रहेंगी, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में सेल करें, मैं 51,550 के आसपास बाय कर सकते हैं गोल्ड में। सिल्वर में भी अगर मैं सिमिलर आउटलुक मेंटेन करती हूँ, सिल्वर की प्राइसेस ने 67,200 मार्क पर एक अच्छा बेस बनाया है और वहीं से हमने एक अच्छी रैली भी आते हुए देखी है। बट आज के सेशन के लिए जस्ट फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव मैं सेलिंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 68,500, स्टॉप्स रहेंगे 69,300 और डाउन साइड हमारे टारगेट्स रहेंगे 67,500। हैविंग सेड 67,200 जब तक होल्ड करता है दोबारा से लोअर लेवल से बाइंग कर सकते हैं। ओके, यानी 67,500 के टारगेट के साथ आप चांदी को यहाँ पर बेच सकते हैं। अब भाभी गोल्ड पर आपका व्यू क्या है और आज इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए? जी, जैसे सुगंधा जी ने बताया कि 51,550 के करीब वो लॉन्ग कर सकते हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है 51,600 अगर आता है तो वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं 51,400 के स्टॉप लॉस से और टारगेट रख सकते हैं 51,900 का, क्योंकि कल भी हमने देखा कि इंस्पाइट के जो यील्ड ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है फिर भी अगर देखें तो प्रेशियस मेटल में अच्छी खासी बाइंग हो रही है। ईटीएफ में कंसेक्यूटिवली 13 वीक्स है कि जहाँ पे इनफ्लो आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशियस मेटल में अगर डिप आती है तो वो लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूँगा। तो 51,600 के करीब आई वुड रिकमेंड लॉन्ग इन गोल्ड। गोल्ड में खरीदारी की सलाह है 51,900 के टारगेट के लिए 51,600 रुपए पे खरीदे, 51,400 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। चलिए अब बात कुछ एग्री मार्केट की कॉल्स की भी कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी है जो प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के हैं। सर स्वागत है आपका सबसे पहले। और सर जीरे की आपने जो लास्ट कॉल दिया था वो उसका टारगेट तो हिट हो चुका है, अब नया कॉल क्या है? ये 22,000 के आसपास अब जीरा जाता दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, खरीदें या बेच दें ऊपरी स्तरों पर? जी नमस्कार सर। एग्री कमोडिटीज की मैं अगर बात कहूंगा तो सिर्फ जीरा और कॉटन सीड ऑयल की दो ही ऐसी कमोडिटी है जो आउट परफॉर्म कर रही है बाकी सारी कमोडिटीज को। बाकी आप सारी कमोडिटीज रेंज बाउंड चल रही है, लेकिन जीरा जो है ये आउट परफॉर्म कर रहा है। इसलिए अगर 3 इसके लो हम देखें तो 19,500 के राउंड कुछ एक लो बनाया था, फिर 19,900 के राउंड एक लो बनाया था, फिर 20,300 के राउंड लो बनाया था। जीरे का एक पैटर्न एक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, तो मुझे लगता है 21,450 21,550 की रेंज अगर कहीं मिलती है जीरा तो इसे निश्चित रूप से खरीद करे। 22,500 का लक्ष्य आप देख सकते हो और 20,800 के नीचे क्लोज करे इसका मुझे लगता नहीं है। ओके, यानी थोड़े डिप पे आप खरीदे 21,455 के आसपास, 22,000 के ऊपर का टारगेट दे रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 21,040 का लगा लें। सर कॉटन में भी काफ़ी एक्शन है, एमसीएक्स पर रिकॉर्ड स्तरों के आसपास भाव है। आइस कॉटन भी जून 2011 के बाद ऊपरी स्तरों पर है। जिस तरह की डिमांड सिनेरियो बन रहा है, सप्लाई की दिक्कतें हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कॉटन में और कितनी तेजी आपको यहाँ से दिख रही है और कौन से नए लेवल कॉटन में आने वाले समय में दिखेंगे? जी निश्चित रूप से सर, कॉटन का अगर सिनेरियो देखा जाए तो सप्लाई बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है फिजिकल मार्केट में और बाइंग बिल्कुल कंसिस्टेंटली चल रही है। तो मुझे लगता है अगर अप्रैल का वायदा एमसीएक्स कॉटन का 40,650 के आसपास का स्तर मिले तो एक खरीद का अच्छा मौका बन सकता है। मुझे लगता है 41,250 41,550 का लक्ष्य इसमें देखा जा सकता है और 40,350 का स्टॉप लॉस रखे इसमें। ये सर करंट लेवल पे बाइंग नहीं है, 40,400 के नीचे अभी भाव है, ये क्या हम इंतजार करें ऊपर के लिए? बिल्कुल 40,400 का जो रेट है सर वो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, वो अभी एक्सपायरी होने वाली है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट प्रीफर करना चाहिए बाइंग के लिए। 200 रुपए का डिप मिले तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करनी चाहिए। ओके, यानी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को आपको बाई करना है 40,650 के आसपास। 42,000 के ऊपर के भी टारगेट आ रहे हैं। पहला टारगेट 41,400, फिर दूसरा टारगेट है 42,050 का। स्टॉप लॉस लगाना है 40,350 का। सर कॉटन केक पर भी बता दीजिए, कॉटन केक आपकी फेवरेट कमोडिटी भी है जीरे की तरह, इसमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल निश्चित रूप से सर, इट बिलोंग्स टू माय लोकल प्लेस, आई स्टे फ्रॉम अकोला एंड दिस कमोडिटी बिलोंग्स टू अकोला। तो मुझे लगता है 2 दिन का अगर इसमें वॉल्यूम देखे तो पिछला वॉल्यूम इसमें 80,000 टन का वॉल्यूम था, जो कि काफी समय से एक बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है इसमें। मुझे लगता है 30 to 85 के अराउंड की लेवल्स मिलती है अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक खरीद का बढ़िया मौका रहेगा। 3340 3380 का इसमें लक्ष्य देख सकते हो और 30 to 40 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके, यानी
कॉटन केक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 3275 पे खरीदना है, 3340 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस है 3240 का। सर अब आखिरी सवाल ग्वार को लेकर, हालांकि आज एक रेंज में ही घूम रहा है, क्या करना चाहिए? क्या 6100 रुपए के आसपास ग्वार सीड अप्रैल वायदा में कोई कॉल बन रही है क्या? बिल्कुल सर, 6110 6120 का जो दायरा है काफी अच्छा रेंज है, यहाँ पर खरीद की सकती है, लेकिन ऐसा बहुत पोजिशनल कॉल नहीं लगता है अभी। 6220 का लक्ष्य देख सकते हो। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है, एज लॉन्ग एज 6030 जब तक होल्ड करता है, मुझे लगता है ग्वार में एक अप ट्रेंड बिल्कुल जारी है, और 6320 से ऊपर अगर एक क्लोज करे तो इसमें एक बुलिश ब्रेकआउट मिलके 6700 का भी लक्ष्य जा सकता है। ओके, नहीं 6340 तक वही के टारगेट दे रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 6030 का। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला और एग्री मार्केट की तमाम ट्रेडिंग कॉल्स, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों को दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भाविक आपसे भी मसालों पर आपका व्यू लेना चाह रहे हैं। मसालों में कुछ पसंद आपको आज आ रहा है क्या भाविक? मुझे भी जीरा ही पसंद आ रहा है कि जहाँ पे 21,500 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेकंड एस्टीमेट देखें तो वो भी लास्ट ईयर जो 4 लाख टन थे उससे 41% कम है, 2.67 लाख टन। और अभी भी अगर मंडी में देखें तो वो नहीं आ रही है जीरा इतने, तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट अप्रैल, मिड अप्रैल तक के प्राइसेस अपसाइड ही देखेंगे। तो थोड़ा करेक्शन आता है 21,500 के करीब, तो 22,000 के टारगेट के लिए मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 21,200 के स्टॉप लॉस से। ये भाविक जी को भी लग रहा है कि अब जीरा अप्रैल वायदा खरीद सकते हैं 21,500 के आसपास। 22,000 का टारगेट सोमानी जी भी दे रहे थे, 22,000 के ऊपर का टारगेट, और भाविक को भी लगता है कि 22,000 का टारगेट यहाँ पर दिख सकता है। 21,200 का स्टॉप लॉस, यानी सिमिलर कॉल, बिल्कुल मिलती जुलती राय दोनों ही जानकारों की है। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। बेस मेटल्स पर बात नहीं हुई थी आज, तकरीबन सभी मेटल में आज गिरावट ही दिख रही है। सुगंधा जी, मेटल में आज क्या करना चाहिए? कोई टॉप ट्रेड आपकी तरफ से? यस विष्णु, मैं कॉपर को प्रेफर करूंगी। कॉपर के प्राइसेस में हमने कल एक अच्छा ब्रेकआउट आता है दिखा एट लेवल्स ऑफ अबव 822। और अगर हम ओवरऑल सप्लाई साइड की बात करें तो चिली की साइड से भी प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हुई है। पेरू में भी काफी ज्यादा सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखने को मिली है, इसलिए दोनों फैक्टर्स कॉपर के प्राइसेस के लिए काफी सपोर्टिव है। इसके साथ साथ कंसर्न्स बने हुए हैं कि फर्दर अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगती है रशिया पे तो सप्लाई ओवरऑल बेस मेटल्स की काफी हद तक हर्ट हो सकती है। तो ये फैक्टर की वजह से हमने कल के सेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड आती हुई थी सारे बेस मेटल्स के प्राइसेस में। बट कॉपर मेरा टॉपिक रहेगा, तो कॉपर में 823 के लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 880 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 831। इसके साथ साथ मैं लेड को भी प्रेफर करूंगी, इवन तो लेड काफी ज्यादा लैगर्ड रहा है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आते हुए नहीं देखी है, बट यहाँ से बाइंग की जा सकती है एट करंट लेवल्स ऑफ अराउंड 182। स्टॉप्स रहेंगे 180.50 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 184.50 आने वाले दिन। 184.50 लेड का टारगेट है। लेड भी खरीदारी की सलाह है। और एक कॉल सुगंधा जी की तरफ से है MCX कॉपर, जहां पर 823 के लेवल पे खरीद सकते हैं। 831 रुपए का टारगेट है, 818 का स्टॉप लॉस लगाते हैं। भाविक जी, अब बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है? जिंक की अगर बात करें तो काफी तेजी आई और आज हालांकि ऊपरी स्तरों पर अब दबाव है, 345 के नीचे अब भाव ट्रेड कर रहा है। अगर वापस से जिंक खरीदना है तो किन स्तरों पर जाकर खरीदना चाहिए? और जिंक के अलावा भी कुछ बेस मेटल्स में आपको पसंद आ रहा है क्या? कल हमने एल्यूमिनियम और जिंक में काफ़ी आउट परफॉर्म देखने को मिली है और एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। जिंक की बात करें तो आई थिंक जिंक मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। 10 मार्च के प्राइसेस जो था, जो रेजिस्टेंस है, वो भी उसने ब्रेक कर लिया है और इनफैक्ट अभी भी उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 340 के करीब आता है, तो वहाँ से मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूँगा 335 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 348। आई थिंक शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 352 से 355 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से एल्यूमिनियम और जिंक की जो स्मेल्टरिंग है वो काफ़ी कैपिटल एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसकी वजह से अभी प्राइसेस हाई है तो उनके प्रोडक्शन के भी लॉस आ रहा है। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं और प्राइसेस बढ़ सकते हैं। जिंक के अलावा और कुछ कोई कॉल बेस मेटल्स में भाविक आपकी तरफ से? मुझे कॉपर लग रहा है अच्छा, क्योंकि कॉपर में भी हमने एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आई थिंक कॉपर अराउंड 815 के करीब अगर आता है डिप में, तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 800 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 828 का। के साथ आप कॉपर खरीद सकते हैं। सुगंधा जी ने भी कॉपर और लेड में सलाह दी थी, और भाभी की तरफ से बेस मेटल्स में आज टॉपिक है
कॉपर और जिंक। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। सुगंधा जी, नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है? भाविक तो ऑप्शन के जरिए खरीदारी की सलाह, यहाँ पे पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे तेजी दिख रही है? आपको भी लग रहा है कि मंदी की उम्मीद है और आप भी बेचने की सलाह देंगे? नहीं विश्वमोहन, मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगी बिकॉज रशिया पे जो फर्दर एनर्जी एक्सपोर्ट पे सैंक्शंस लग सकती है, एक मेजर ड्राइवर है प्राइसेस का। हमने पिछले कुछ दिनों में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हुए देखा है। इवन दो यस सर्टेनली प्राइसेस हाई लेवल से कूल ऑफ हुए और मुझे लगता है स्लाइड और ज्यादा कूल ऑफ देखने को मिलेगा, बट ट्रेंड पॉजिटिव ही है। सो मैं बाय साइड पे ही रहना प्रेफर करूंगी। सो 287 के लेवल्स पर, सॉरी 387 के लेवल्स पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 380 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 410। हैविंग सेड, अगर प्राइसेस 412 के ऊपर निकल जाते हैं कन्विंसिंगली, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा, बट 412 अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा प्राइसेस के लिए। ओके, तो ये भी है नेचुरल गैस को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। हालांकि शुरुआत कमजोर हुई थी लेकिन ऊपरी स्तरों से अब हल्की मजबूती, बाद में यहाँ से रिकवरी भी दिखी रुपए में। सुगंधा जी, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या है? क्या लग रहा है अब यहाँ से? देखिए, तो दो मेजर फैक्टर्स हैं जो करेंसी मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। फर्स्ट, हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में पिछले कुछ दिनों में दोबारा से स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी है। इनफैक्ट कल के सेशन में भी 5% तक की तेजी देखी। तो ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से यूएसडी आईएनआर के प्राइसेस में हमने अपसाइड आते हुए देखी। इसके साथ साथ अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, इवन दो टेंशंस कुछ हद तक कम हुई है, बट स्टिल बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो ये भी यूएसडी आईएनआर के लिए स्लाइटली पॉजिटिव है, बट यहाँ से प्राइसेस स्लाइटली कूल ऑफ हो सकते हैं। सो 76.15 से 18 के लेवल पर यूएसडी आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की एडवाइस दूंगी इन द मार्च कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉप्स रहेंगे 75.97 और हमारे हाई साइड टारगेट्स रहेंगे 76.55। हैविंग सेड, 76.60 एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। मुझे नहीं लग रहा कि यूएसडी आईएनआर पे इस लेवल को इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ब्रेक कर पाएगा। तो 76.55 से 60 के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने की एडवाइस रहेगी। यानी 76.55 के लेवल पर निकले, क्योंकि 76.60 लग रहा है कि वो एक हर्डल है, रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर निकलना मुश्किल दिख रहा है। अब भाविक, आपका व्यू करेंसी मार्केट पर आपको क्या लग रहा है? जी, मुझे भी लग रहा है कि रुपए थोड़ा वीक होगा, क्योंकि कल भी हमने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी बड़े हैं, तो डायरेक्ट प्रेशर करेंसी पे आता है। और दूसरा, अगर देखें तो आज बाइडेन भी यूरोप में आ रहा है, तो शायद सैंक्शन हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स सेफ हेवन बाइंग के डॉलर है वहाँ पे इनफ्लो हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हमारे करेंसी जो है वो और वीक हो सकती है। तो 29 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड 76.20, तो मैं वहाँ पे लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूँगा 76.50 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 76 का। 76 के स्टॉप लॉस के साथ 76.50 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग की रणनीति भाविक सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया भाविक आपका, सुगंधा जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए